हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 5th सेमेस्टर मेजर पेपर 8 और माइनर पेपर 5 होम साइंस पार्ट 2। तो पार्ट 1 ऑलरेडी आपका हो चुका है। पार्ट 1 वाला क्लास ऑलरेडी आपका हो चुका है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज का ये क्लास पार्ट 2 होने वाला है। तो पार्ट 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले आप जान लीजिए कि पार्ट 1 में हम ऑलरेडी मेजर पेपर 8 और माइनर पेपर 5 का कुछ टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, उससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देख चुके हैं। तो आज के इस क्लास में पार्ट 2 में आपको देखना क्या है कि आपको कुछ टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, जैसे कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग, कॉन्सेप्ट इसका टाइप, टेक्निक और एजुकेशनल इम्पोर्टेंस, कॉमन चाइल्डहुड डेवलपमेंट डिसऑर्डर एंड डिसेबिलिटीज़। तो ये टॉपिक हम आज पार्ट 2 में कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये सब टॉपिक से रिलेटेड आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद अगला जो आपका क्लास होगा वो होगा पार्ट 3। तो पार्ट 3 में हम बचा हुआ सारा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका मेजर पेपर 8 और माइनर पेपर 5 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम आज के इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना है और टॉपिक आपको याद रखना है, किसका क्या मतलब है तो आपको याद रखना है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है, मार्गदर्शन का अर्थ और अवधारणा स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ गाइडेंस। तो गाइडेंस के बारे में आपको जान लेना है अच्छे से और याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना क्या है, इसमें आपको लिखना है मार्गदर्शन का अर्थ है व्यक्ति को सही दिशा दिखाना ताकि वह अपने जीवन में उचित निर्णय ले सके। इसका कहने का मतलब है कि मार्गदर्शन का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को सही रास्ता दिखाना ताकि वह सही फैसले ले सके, यानी व्यक्ति को गाइड करना है। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को उचित रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार मार्गदर्शन दिया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति अलग अलग होता है, इसीलिए उसे उसकी पसंद, क्षमता और योग्यता के अनुसार सलाह दी जाती है। उसे उसके इंटरेस्ट और एबिलिटी और टैलेंट के बेस पर उसको सलाह दिया जाता है। विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन छात्रों को विशेष चयन, करियर और व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में मदद करता है। इसका कहने का मतलब है कि स्कूल और कॉलेज में मार्गदर्शन बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यह बच्चों को पढ़ाई और करियर चुनने में क्या करता है कि मदद करता है। मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना और उसे सही दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करना है। इसका कहने का मतलब है कि मार्गदर्शन का लक्ष्य यह है कि व्यक्ति खुद अपने फैसले ले सके और जीवन में आगे बढ़ सके। आगे लिखा गया है, इस प्रकार मार्गदर्शन व्यक्ति के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसीलिए मार्गदर्शन व्यक्ति के पूरे विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। अच्छा मार्गदर्शन, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा बच्चों को तो बच्चा पढ़ाई भी करेगा अच्छे तरीके से, बच्चा का व्यवहार भी अच्छा होगा और बच्चा के करियर भी बहुत ही अच्छा होगा। सब में बच्चा क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। पढ़ाई में भी अच्छा होगा बच्चा, व्यवहार में भी और करियर में भी बच्चा अच्छा होगा अगर उसको मार्गदर्शन अच्छा मिले तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मार्गदर्शन का मतलब क्या होता है। तो जब भी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए मार्गदर्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपको नहीं भी आ रहा होगा तो आपको करना क्या है कि गाइडेंस का मतलब आपको पता है, कम से कम आपको ये तो पता है ना कि मार्गदर्शन क्या होता है, और इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल 2-4 एग्जाम्पल लिख करके बना करके लिख देना है। तो चलिए कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लेना है, जहाँ भी दिक्कत होगा बता देना है ताकि हम आपके और मदद कर पाए। अगला टॉपिक आपको दिया गया है काउंसलिंग के बारे में पूछा गया है, काउंसलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। तो काउंसलिंग क्या है समझाइए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको लिखना है, परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रशिक्षित व्यक्ति किसी व्यक्ति की समस्या को समझकर उसे समाधान खोजने में सहायता करता है। तो आपको याद रखना है, परामर्श का मतलब होता है कि एक ट्रेंड व्यक्ति होता है जो कि किसी की समस्या को समझकर उसे हल ढूंढने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि मैं क्या हूँ, मैं एक ट्रेंड व्यक्ति हूँ और मैं क्या कर रही हूँ कि आपकी समस्या को समझ करके समस्या को सुलझाने का मैं आपको राय दे रही हूँ, कि आपकी समस्या को सुलझा रही हूँ,
आपकी समस्या का हल ढूंढ रही हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, परामर्श। एग्जाम्पल एक और देते हैं कि जैसे कि छात्र पढ़ाई को लेकर के परेशान है। मान लीजिए कि कोई एक छात्र है जो कि पढ़ाई को लेकर के परेशान है, तो वो क्या करेगा, वो एक ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जो कि क्या होगा, प्रशिक्षित व्यक्ति होगा, उसके पास नॉलेज होगा, वो उसकी समस्या का सॉल्यूशन निकाल पाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा, उससे बात करेगा और उसे सही रास्ता बताता है। वो व्यक्ति क्या करता है कि उसे सही रास्ता बताएगा कि आखिर तुम परेशान हो तो उसका हल क्या है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है, इसमें व्यक्ति की भावनाओं, विचार और व्यवहार को समझने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि परामर्श में सिर्फ समस्या ही नहीं देखा जाता है, बल्कि उस व्यक्ति की फीलिंग, सोच और व्यवहार को भी समझा जाता है। आगे लिखा गया है, परामर्श का उद्देश्य व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाना और उसे अपने निर्णय स्वयं लेने के योग्य बनाना है। इसका कहने का मतलब है कि परामर्श का लक्ष्य होता है कि व्यक्ति स्ट्रांग बने और खुद सही निर्णय ले सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि किसी को हर बार अगर दूसरे पर डिपेंड न रहना पड़े तो वह खुद अपने फैसले ले सके। कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए कि वो हर बार किसी पर डिपेंड रहता है, तो परामर्श क्या करता है, उसको इतना योग्य बनाता है कि वो अपनी डिसीजन खुद ले सके, दूसरे पर डिपेंड हमेशा न रहे। आगे लिखा गया है, यह विशेष रूप से छात्रों के तनाव, चिंता, पढ़ाई की समस्या और व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करने में सहायक होता है। इसका कहने का मतलब है कि परामर्श खासकर क्या करता है कि छात्रों की प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि छात्रों को बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम का डर रहता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते हैं, घर या दोस्ती की भी कोई समस्या हो सकती है, तो इन सभी चीज़ों पे परामर्श क्या करता है, ध्यान देता है, विशेषकर छात्रों की प्रॉब्लम को ही सॉल्व करता है। तो इस प्रकार परामर्श व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका कहने का मतलब है कि इसीलिए काउंसलिंग व्यक्ति के दिमाग और भावनाओं के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आई होप कि आपको परामर्श का मतलब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है आपसे क्वेश्चन कि मार्गदर्शन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो मार्गदर्शन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मार्गदर्शन के कितने प्रकार होते हैं, इनका वर्णन आपको करना है। तो अब आपको देखना है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपको लिखना है कि मार्गदर्शन के कई प्रकार होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से शैक्षिक मार्गदर्शन, व्यावसायिक मार्गदर्शन, व्यक्तिगत मार्गदर्शन शामिल है। तो यहाँ पे 3 ही तरीका का मार्गदर्शन आपको बताया गया है, तो ये आपको याद रखना है। मार्गदर्शन अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार ही इसके होते हैं। शैक्षिक यानी एजुकेशनल, व्यावसायिक यानी क्या है, वोकेशनल, व्यक्तिगत यानी पर्सनल गाइडेंस। अब हम आगे बात करेंगे शैक्षिक मार्गदर्शन की बात करें तो शैक्षिक मार्गदर्शन का क्या मतलब है। तो शैक्षिक मार्गदर्शन में छात्रों को पढ़ाई, विशेष चयन और अध्ययन विधियों के बारे में सहायता दी जाती है। तो शैक्षिक मार्गदर्शन में क्या होता है, इसमें छात्रों को पढ़ाई से जुड़ी मदद की जाती है, कौन सा विषय ले, कैसे पढ़े, नहीं पढ़े, क्या क्या समस्या आ रहा है छात्रों को, वो सॉर्ट आउट किया जाता है इसमें। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि शैक्षिक मार्गदर्शन का मतलब क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बात किया गया है यहाँ पे व्यावसायिक मार्गदर्शन का। व्यावसायिक मार्गदर्शन में छात्रों को उनके भविष्य के कैरियर और रोजगार के बारे में सही दिशा दी जाती है। तो व्यावसायिक मार्गदर्शन में क्या किया जाता है, छात्रों को क्या किया जाता है, बताया जाता है कि वे आगे कौन सी जॉब या कैरियर चुने। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि उनको डॉक्टर बनना है या फिर इंजीनियर बनना है या टीचर बनना है, तो इसकी सलाह व्यावसायिक मार्गदर्शन देता है। अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत मार्गदर्शन की। तो व्यक्तिगत मार्गदर्शन की अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत मार्गदर्शन में व्यक्ति की व्यक्तिगत और भावनात्मक समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि इसमें क्या किया जाता है कि व्यक्ति की पर्सनल प्रॉब्लम और फीलिंग्स को समझ करके मदद की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए तनाव, अगर व्यक्ति के तनाव है तो क्यों है, उसका फीलिंग्स क्या है, ये सब इसमें देखा जाता है और समझा जाता है। आगे लिखा गया है, इन सभी प्रकारों के माध्यम से व्यक्ति को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सही निर्णय लेने में सहायता मिलती है। इसका कहने का मतलब है कि इन सभी प्रक्रिया के गाइडेंस से व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र में सही फैसले
व्यक्ति क्या करता है, सही फैसले ले पाता है। तो इन्हीं ये जो 3 तरह के टाइप से ऑफ गाइडेंस है, तो इन्हीं की वजह से व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन के हर क्षेत्र में सही फैसले ले पाता है। पढ़ाई में सही चॉइस कर पाता है, करियर में सही रास्ता देख पाता है और पर्सनल लाइफ में भी सही निर्णय ले पाता है। तो इन्हीं के वजह से ही ऐसा होता है, मार्गदर्शन की वजह से ही व्यक्ति कर पाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। परामर्श की तकनीकों का वर्णन कीजिए, यानी एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ काउंसलिंग। अब इसमें क्या लिखना है वो भी आप देख लीजिए। तो इसमें आपको लिखना है कि परामर्श की विभिन्न तकनीकें होती हैं जिनका उपयोग व्यक्ति की समस्याओं को समझने और समाधान देने के लिए किया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि परामर्श, इसको इंग्लिश में कहा जाता है काउंसलिंग। तो काउंसलिंग में अलग अलग तरीके होते हैं जिनसे काउंसलर व्यक्ति की समस्या समझा जाता है और उसे हल करने में मदद करता है। इनमें प्रमुख तकनीकें हैं साक्षात्कार, सक्रिय श्रवण और सहानुभूति, प्रश्न पूछना और मार्गदर्शन देना। इसका कहने का मतलब है कि परामर्श की मुख्य तकनीक है। तो कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका साक्षात्कार, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटरव्यू। दूसरा है एक्टिव लिसनिंग, जिसको कहा जाता है हिंदी में ध्यान से सुनना। सक्रिय श्रवण का मतलब होता है ध्यान से सुनना। और एम्पैथी, यहाँ पे लिखा गया सहानुभूति, इसका मतलब होता है इंग्लिश में इसको कहा जाता है एम्पैथी, हिंदी में सहानुभूति कहा जाता है। प्रश्न पूछना और मार्गदर्शन देना। तो ये सब क्या है? ये सब परामर्श की मुख्य तकनीकें हैं। साक्षात्कार के माध्यम से व्यक्ति से बातचीत कर उसकी समस्या को समझा जाता है। इसका कहने का मतलब है कि इसमें क्या किया जाता है कि काउंसलर व्यक्ति से बात करता है ताकि उसकी समस्या को समझ सके। आगे लिखा गया सक्रिय श्रवण में परामर्शदाता ध्यान से सुनता है और व्यक्ति को अपनी बात कहने का अवसर देता है। इसका कहने का मतलब है कि काउंसलर क्या करता है कि ध्यान से सुनता है और बीच में नहीं रोकता है व्यक्ति को, ताकि व्यक्ति खुल करके अपनी बात को कह सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि बच्चा अपनी परेशानी अगर बता रहा है तो काउंसलर क्या करती है, शांति से शांत होकर के उसकी बात को सुनते हैं, बीच में उसको नहीं रोकते हैं। आगे लिखा गया है सहानुभूति के द्वारा उसकी भावनाओं को समझा जाता है। इसका कहने का मतलब है कि काउंसलर क्या करता है कि व्यक्ति की फीलिंग्स को समझता है और उसके साथ सहानुभूति भी रखता है। आगे लिखा गया उचित प्रश्नों के माध्यम से समस्या की गहराई तक पहुंचा जाता है, यानी सही सवाल पूछ करके समस्या को पूरी तरह समझा जाता है और अंत में उसे सही दिशा दी जाती है। इसका कहने का मतलब है कि समस्या समझने के बाद काउंसलर क्या करते हैं कि व्यक्ति को सही सलाह देते हैं। आगे लिखा गया है इन तकनीकों के माध्यम से परामर्श प्रभावी बनता है, यानी इन सभी तरीकों से काउंसलिंग सफल और असरदार बनती है। तो जब सही तरीके से बात और समझ होती है तो समस्या का समाधान आसानी से मिल जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है शिक्षा में मार्गदर्शन और परामर्श का महत्व स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द एजुकेशनल इम्पोर्टेंस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो गाइडेंस और काउंसलिंग का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है, दोनों के बारे में मिला करके लिख दिया गया है। आपको इसको क्या करना है, रीड कर लेना है, एक बार अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, आसान लैंग्वेज में लिखा गया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर द कॉमन चाइल्डहुड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। बाल्यावस्था के सामान्य विकासात्मक विकार क्या है? तो अब आपको इसको समझना है। इसमें आपको सबसे पहले लिखना है बाल्यावस्था के विकासात्मक विकार वे समस्या है जिनमें बच्चे का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास सामान्य रूप से नहीं हो पाता है। इसका कहने का मतलब है कि बच्चों के विकासात्मक विकार ऐसी समस्या है जिनमें बच्चे का शरीर, दिमाग और सामाजिक व्यवहार सही तरीके से विकसित नहीं हो पाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि कुछ बच्चे अपनी उम्र के अनुसार बोल नहीं पाते हैं, बल्कि दूसरे से घुल मिल नहीं पाते हैं, दूसरे से घुल मिल भी नहीं पाते हैं और उम्र के हिसाब से वो बोलना भी नहीं सीख पाते हैं।
इनमें मुख्य रूप से भाषा विकास, सीखने में कठिनाइयाँ, ध्यान की कमी और व्यवहार संबंधी समस्या शामिल है। इसका कहने का मतलब है कि इन समस्याओं के कुछ मुख्य प्रकार भी होते हैं, जैसे कि भाषा विकार। तो यहाँ पे लिखा गया है, भाषा विकार का मतलब होता है कि सही से बोलने में दिक्कत होता है, उसी को हम बोलते हैं भाषा विकार। और सीखने में कठिनाइयाँ का मतलब होता है पढ़ने लिखने में अगर समस्या आ रहा है तो इसी को हम बोलेंगे सीखने में कठिनाइयाँ आ रही है। ध्यान की कमी है, यानी ध्यान नहीं लगा पा रहा है बच्चा। व्यवहार संबंधी समस्या शामिल है, यानी इसका कहने का मतलब है कि ज़्यादा गुस्सा कर रहा है या फिर जिद कर रहा है या फिर अनुशासनहीन है बच्चा। तो यानी कि डिसिप्लिन नाम का कोई चीज़ नहीं है बच्चा के अंदर। तो ये सब अगर बच्चा कर रहा है, बच्चा को ये सब में दिक्कत हो रहा है, तो ऐसे बच्चों को पढ़ाई में कठिनाइयाँ होती है, वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और उनका व्यवहार भी सामान्य बच्चों से अलग हो सकता है। इसका कहने का मतलब है कि इन समस्या वाले बच्चों को पढ़ाई और ध्यान लगाने में परेशानी भी होती है और उनका व्यवहार भी अलग तरीके का देखने को मिल सकता है। इन विकारों के कारण बच्चे के विकास और शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी इन समस्या का असर बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट और पढ़ाई पर बुरा असर भी पड़ता है। इसीलिए समय पर पहचान और उचित सहायता बहुत आवश्यक होती है। इसका कहने का मतलब है कि इन सभी समस्याओं को जल्द पहचानना और सही मदद देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जल्दी इन सभी समस्याओं का पहचान करना चाहिए और इसको ठीक करने का कोशिश भी करना चाहिए ताकि बच्चों को दिक्कत न हो। तो एक बात आप सभी को कहना है कि इस क्लास में जो भी पढ़ाई हो रहा है, आपसे रिलेटेड जो भी हम पढ़ा रहे हैं इस टॉपिक में, तो ऐसा नहीं सोचना है आपको कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप भी ऐसे बिहेवियर करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी इसी टाइप के स्टूडेंट्स हैं। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रहा है तो अपने ऊपर कुछ भी चीज़ आजमाना नहीं है, आजमाना नहीं है। करना क्या है कि बस ध्यान से पढ़ लेना, जानकारी होना चाहिए बस आपको कि बालावस्था का मतलब क्या होता है। बस हम ये चीज़ आपको जानकारी दे रहे हैं, तो आपको अपने ऊपर नहीं देखना है, अपने ऊपर ये सब नहीं लेना है, ये सब बात को। क्योंकि एक स्टूडेंट है जो कि हम साइकोलॉजी में पढ़ा रहे थे, तो वो स्टूडेंट अब अपने ऊपर ही लेने लग गया, जिस वजह से हम आप सभी को कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ बस यहाँ पे पढ़ना है, अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेना है। व्हाट इज़ लर्निंग डिसेबिलिटी एक्सप्लेन, सीखने में असक्षमता क्या है समझाइए। अब आपको इसको जानना है कि ये क्या है। तो इसमें आपको लिखना है सीखने में असक्षमता वह स्थिति है जिसमें बच्चा सामान्य बुद्धि होने के बावजूद पढ़ने लिखने या गणित सीखने में कठिनाइयाँ अनुभव करता है। इसका कहने का मतलब है कि लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि बच्चा समझदार होते हुए भी पढ़ाई के कुछ हिस्सों में बच्चा को दिक्कत महसूस होता है। यह एक मानसिक समस्या नहीं बल्कि एक विशेष प्रकार की सीखने की कठिनाइयाँ है। इसका कहने का मतलब है कि यह कोई मानसिक बीमारी नहीं है बल्कि सिर्फ सीखने का अलग प्रकार का डिफ़िकल्टी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि बच्चा बाकी चीज़ अच्छी तरह करता है लेकिन पढ़ाई के कुछ हिस्सों में उस बच्चे को क्या होती है कि समस्या हो जाती है। तो ऐसे बच्चों को शब्द पहचानने, लिखने या संख्याओं को समझने में परेशानी होती है। यानी इसका कहने का मतलब है कि इन बच्चों को पढ़ाई के बेसिक कामों में दिक्कत होती है, शब्द का पहचान करने में, सही से लिखने में दिक्कत होता है, नंबर समझने में, तो इन सब चीज़ में दिक्कत होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि कैट लिखा हुआ है, तो बच्चा क्या करता है कि कैट को जगह पर इसको TAC पढ़ लेता है, उल्टा पढ़ लेता है। तो ये सब दिक्कत स्टूडेंट्स को होने लग जाता है, इस टाइप के बच्चे को। आगे लिखा गया है उदाहरण के लिए कुछ बच्चे अक्षरों को उल्टा पढ़ते हैं या शब्द को सही ढंग से नहीं लिख पाते हैं। इसका कहने का मतलब है कि कई बार बच्चा क्या करता है कि लेटर और वर्ड्स को उल्टा सीधा पढ़ते हैं या फिर लिखने लग जाता है। B को D लिखने लग जाता है, B को D को B पढ़ने लग जाता है। इस तरीके की समस्या बच्चा को होता है। आगे लिखा गया है उचित शिक्षण विधियों और विशेष सहायता के माध्यम से इन बच्चों को बेहतर तरीके से सिखाया जा सकता है। तो अगर सही तरीके से पढ़ाया जाए और एक्स्ट्रा हेल्प अगर बच्चों को दी जाए तो ये बच्चे भी अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। तो बस इतना ही लिखना था। अब हम आगे बढ़ते हैं
अब आपको जानना है ADHD के बारे में। तो व्हाट इज ADHD एक्सप्लेन। तो अब आपको जानना है ADHD क्या है। तो ADHD का सबसे पहले आपको फुल फॉर्म भी जान लेना है। तो कमेंट में बताना है कि ADHD का फुल फॉर्म क्या होता है। ये आपको जान लेना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो इसको हिंदी में कहा जाता है ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार। एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चा ध्यान केंद्रित करने में कठिनाइयाँ महसूस करता है और अत्यधिक सक्रिय रहता है। इसका कहने का मतलब है कि ADHD में बच्चा ठीक से ध्यान नहीं लगा पाता है और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। ऐसे बच्चे अक्सर जल्दी जल्दी काम करते हैं और एक जगह शांत नहीं बैठ पाते और छोटे छोटे बातों में ध्यान भटक जाता है। इसका कहने का मतलब है कि इन बच्चों में कुछ खास लक्षण होती है। जैसे कि पहला है कि ये बच्चे क्या करते हैं कि काम जल्दी जल्दी करते हैं। जो भी काम इनको मिलता है जल्दी जल्दी करके हट जाते हैं। एक जगह शांति से ये बच्चा कभी भी बैठ ही नहीं पाएगा और ध्यान इनका जल्दी जल्दी भटकने लग जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कि होमवर्क अधूरा छोड़ देना या फिर क्लासरूम में बार बार उठना बैठना या फिर थोड़ी आवाज़ से भी ध्यान हट जाना। थोड़ा भी आवाज़ सुना बस इनका ध्यान भटक जाता है। तो इससे उनकी पढ़ाई और व्यवहार दोनों प्रभावित होती है। तो इन समस्याओं का असर बच्चा का पढ़ाई और व्यवहार दोनों पर पड़ता है। तो इन समस्या के समाधान के लिए विशेष शिक्षण तकनीक परामर्श और अभिभावकों का सहयोग आवश्यक होता है। इसका कहने का मतलब है कि इस समस्या को ठीक करने के लिए कुछ खास मदद जरूरी होती है। जैसे कि स्पेशल टीचिंग मेथड होना चाहिए या फिर काउंसलिंग देना चाहिए बच्चों को। पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए बच्चा को ताकि बच्चा अपना तरीके से पढ़ाई लिखाई कर सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पढ़ना है विकलांगत के बारे में। तो विकलांगत का अर्थ क्या होता है और इसका प्रकार भी आपको बताना है। तो इसमें आपको लिखना है कि विकलांगत का अर्थ है ऐसी शारीरिक या मानसिक स्थिति जिसमें व्यक्ति सामान्य कार्यों को करने में कठिनाई अनुभव करता है। इसका कहने का मतलब है कि विकलांगत का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को शरीर या दिमाग से जुड़ी समस्या के कारण डेली के काम करने में दिक्कत होती है, यानी चलने में परेशानी हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए ठीक से समझने में कठिनाइयाँ होने लग जाती है। तो ये सब क्या है, ये सब डेली का काम है। इसमें अगर किसी भी व्यक्ति को दिक्कत आ रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, विकलांगत। अब आगे लिखा गया है इसके प्रमुख प्रकारों में शारीरिक विकलांगत, मानसिक विकलांगत और दृष्टि दोष और श्रवण दोष शामिल है। इसका कहने का मतलब है कि विकलांगत के मुख्य प्रकार होते हैं जिसमें पहला है शारीरिक, दूसरा है मानसिक और तीसरा है दृष्टि। तो सबसे पहले हम समझेंगे शारीरिक विकलांगत का मतलब होता है कि शरीर से जुड़ी अगर समस्या है उस व्यक्ति को तो उसको हम बोलेंगे शारीरिक विकलांगत। दिमाग से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या है तो उसको हम बोलेंगे मानसिक विकलांगत। और दृष्टि दोष मतलब देखने में अगर परेशानी हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे दृष्टि दोष। और श्रवण दोष का मतलब होता है सुनने में परेशानी आ रही है, उसको हम बोलेंगे श्रवण दोष। अगर मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि चल नहीं पाता है ठीक से, उसको चलने में दिक्कत हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्या, शारीरिक विकलांगत है। समझने में अगर कोई व्यक्ति है जो कि देर से समझता है या बहुत ही ज़्यादा धीरे समझता है तो उसको क्या कहेंगे, मानसिक विकलांगत। और दिखाई न दे रहा होगा अगर कोई व्यक्ति को तो उसको हम बोलेंगे दृष्टि दोष। और सुनने में अगर सुनाई नहीं देता है उस व्यक्ति को तो उसको हम बोलेंगे श्रवण दोष। शारीरिक विकलांगत में शरीर के कुछ अंग को ठीक से काम न करना शामिल है। इसका कहने का मतलब है कि जब शरीर का कोई हिस्सा सही से काम नहीं कर पाता है तो उसे शारीरिक विकलांगत कहा जाता है। जबकि मानसिक विकलांगत में बुद्धि का विकास सामान्य से कम होता है। इसका कहने का मतलब है कि मानसिक विकलांगत में व्यक्ति की सोचने और समझने की क्षमता सामान्य से कम होती है। आगे लिखा गया है इन सभी स्थितियों में विशेष शिक्षा और सहयोग की आवश्यकता होती है ताकि व्यक्ति सामान्य जीवन जी सके। तो इन सभी प्रकार की समस्या में व्यक्ति को स्पेशल एजुकेशन देना चाहिए, व्यक्ति को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर हम ये सब देंगे तो वो भी व्यक्ति अपना सामान्य जीवन जी सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है विशेष आवश्यकता वाले
बच्चों की शिक्षा का महत्व स्पष्ट कीजिए, यानी एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। अब इसमें क्या लिखना है? इसमें लिखना है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें आत्मनिर्भर बनने और समाज में सम्मानपूर्वक जीवन जीने में सहायता करती है। इसका कहने का मतलब है कि स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए शिक्षा बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है क्योंकि इससे वे खुद पर निर्भर बनते हैं और समाज में सम्मान के साथ जी पाते हैं। अगला लिखा गया है, शिक्षा के माध्यम से ये बच्चे अपनी क्षमताओं का विकास कर सकते हैं और अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब है कि शिक्षा से ये क्या करेंगे, शिक्षा की हेल्प से ये बच्चे अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, अपना स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं और अपनी कमियों को सुधार सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो अपनी वीकनेस को सुधार सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि जो बच्चा धीरे सीखता है वह प्रैक्टिस से बेहतर हो सकता है। आगे लिखा गया है, इसके अलावा विशेष शिक्षा उन्हें सामाजिक रूप से समायोजित होने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करती है। यानी अगर हम उनको स्पेशल एजुकेशन देंगे, विशेष शिक्षा देंगे, तो इससे बच्चा समाज में घुल मिल जाता है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है, आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है। आगे लिखा गया है, शिक्षक और अभिभावक का सहयोग इन बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका कहने का मतलब है कि टीचर और पेरेंट्स का सपोर्ट इन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। इस प्रकार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसका कहने का मतलब है कि इससे क्या होगा कि इससे ऐसा समाज बनता है जहां सभी बच्चों को बराबर मौका मिलता है, सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो कोई भी भेदभाव नहीं होता है। बस इतना ही लिखना था। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे दिया गया है डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये हम पढ़ा चुके हैं, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर देख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया विद्यालय में काउंसलर की भूमिका का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ए काउंसलर इन स्कूल। तो ये हम समझा देते हैं। इसमें आपको लिखना है विद्यालय में परामर्शदाता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वह छात्रों की शैक्षिक, व्यक्तिगत और भावनात्मक समस्याओं को समझकर उन्हें उचित समाधान प्रदान करता है। इसका कहने का मतलब है कि स्कूल में काउंसलर का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। काउंसलर बच्चे की पढ़ाई, पर्सनल लाइफ और फीलिंग से जुड़ी समस्याओं को समझ करके उसका हल निकाल करके देता है। तो परामर्शदाता छात्रों को तनाव, चिंता, परीक्षा का डर और व्यवहार संबंधी समस्याओं से निपटने में सहायता करता है। इसका कहने का मतलब है कि काउंसलर बच्चों को स्ट्रेस, एंजाइटी और एग्जाम के फियर को हैंडल करना सिखाता है। उनके करियर के चयन में भी मार्गदर्शन देता है। यानी काउंसलर क्या करता है, बच्चों को सही करियर चुनने में मदद भी करता है। इसके अलावा काउंसलर क्या करता है कि पेरेंट्स और टीचर के साथ मिलकर के बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करता है। इस तरह काउंसलर बच्चों के मेंटल हेल्थ और सक्सेस में बड़ा योगदान भी देता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है ग्रुप काउंसलिंग क्या है और इसका लाभ भी बताइए। समूह परामर्श का क्या मतलब होता है? समूह परामर्श का मतलब होता है, समूह परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक साथ व्यक्ति को परामर्श दिया जाता है। इसका कहने का मतलब है कि समूह परामर्श में एक साथ कई लोगों को काउंसलिंग दी जाती है। जैसे कि एक काउंसलर क्या करता है, कई छात्रों को एक साथ बैठा करके उनकी समस्या को सुनता है और उसके बाद उस समस्या का समाधान निकाल करके देता है। इसमें समान समस्याओं वाले लोग एक समूह में बैठकर अपनी भावनाओं और अनुभवों को साझा करते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि इसमें वही लोग एक साथ बैठते हैं जिनकी समस्या एक जैसी होती है और वे अपनी फीलिंग्स और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपस में। इससे उन्हें यह समझ में आता है कि वे अकेले नहीं हैं और दूसरे से सीखने का अवसर भी मिलता है उनको।
इसका कहने का मतलब है कि इससे लोगों को लगता है कि उनकी समस्या सिर्फ उनकी नहीं है और वे दूसरों से सीखते भी हैं। समूह परामर्श आगे लिखा गया है कि समूह परामर्श में आत्मविश्वास बढ़ता है, संचार कौशल विकसित होते हैं और सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। तो समूह परामर्श के कुछ फायदा भी है, जैसे कि इसमें क्या होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, बोलने और समझने की स्किल भी बढ़ती है और दूसरों से रिलेशन भी अच्छे होते हैं। आगे लिखा गया है यह समय और संसाधनों की दृष्टि से भी उपयोगी होता है, यानी यह जो तरीका है यह तरीका समय और खर्च दोनों बचाता है। तो इस प्रकार समूह परामर्श व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में सहायक होता है। इसका कहने का मतलब है कि इस तरह ग्रुप काउंसलिंग व्यक्ति के पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट में मदद करता है। बच्चा कॉन्फिडेंट भी होता है, सोशल प्रॉब्लम भी उसका सॉल्व होता है और समझदार भी बनता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर दिया गया है बालावस्था से रिलेटेड। बालावस्था में व्यवहार संबंधी समस्याओं का वर्णन कीजिए। इसका कहने का मतलब है एक्सप्लेन बिहेवियर प्रॉब्लम इन चाइल्डहुड। इसको आपको समझना है। इसमें दिया गया है बालावस्था में कई प्रकार की व्यवहार संबंधी समस्या देखी जाती है, जैसे जिद करना, आक्रामकता, झूठ बोलना, चोरी करना, अनुशासनहीनता। ये समस्या अक्सर पारिवारिक वातावरण, गलत संगति और ध्यान की कमी या मानसिक तनाव के कारण उत्पन्न होती है। इसका कहने का मतलब है कि बचपन में बच्चों में कई तरह के बैड हैबिट या व्यवहार की समस्या होती है, जैसे कि जिद करना, गुस्सा करना, झूठ बोलना, चोरी करना या फिर नियम को न मानना। तो ये सब बच्चों में देखा जाता है बचपन में। तो इन समस्या के पीछे कुछ कारण भी होता है, जैसे कि घर का माहौल। हो सकता है कि घर का माहौल बच्चा का ठीक ना हो या फिर उसका कोई संगति गलत दोस्त के साथ हो सकता है, उसमें ध्यान की कमी हो सकती है या फिर बच्चा स्ट्रेस में हो सकता है, तनाव में हो सकता है। तो ये सब कारण की वजह से बच्चा ऐसे करता है। तो इन बच्चों का व्यवहार दूसरों से अलग होता है और इसका असर उनकी पढ़ाई और समाज में रहने वाले लोगों पे पड़ता है। आगे लिखा गया है इन समस्याओं को दूर करने के लिए अभिभावकों और शिक्षकों को बच्चों के साथ धैर्य और समझदारी से व्यवहार करना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि इन समस्या को ठीक करने के लिए पेरेंट्स और टीचर को धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। डांटने के बजाय बच्चे से प्यार से समझाना चाहिए बच्चा को, और बच्चे की बात ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर बच्चा ऐसे कर क्यों रहा है। आगे लिखा गया तथा उन्हें उचित मार्गदर्शन और परामर्श देना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि बच्चों को सही गाइडेंस और काउंसलिंग देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है आपसे एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी बच्चों को, चाहे वे सामान्य हो या विशेष आवश्यकता वाले, एक ही विद्यालय और कक्षा में समान रूप से शिक्षा प्रदान करना। इसका कहने का मतलब है कि समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सभी बच्चे, चाहे वे सामान्य हो या फिर स्पेशल नीड वाले बच्चे हों, विशेष करके ज़रूरत वाले बच्चे हो, चाहे वो सामान्य हो, एक ही स्कूल में और शिक्षा के साथ पढ़े, एक ही स्कूल और कक्षा में साथ में पढ़े। जैसे कि कभी कभी आप देखे होंगे कि स्कूल में क्या होता है, कोई बच्चा अगर सामान्य है तो उसको एक साथ बैठाया जाता है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि असामान्य है तो उसको क्या किया जाता है कि अलग बैठा दिया जाता है, सबसे पीछे बैठा दिया जाता है, तो उसको अकेले ही बेंच पर बैठाते हैं। तो ऐसा भेदभाव किया जाता है। तो ऐसा भेदभाव इसमें नहीं होता है। समावेशी शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है। तो इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है और सभी बच्चों को समान अवसर दिए जाते हैं। इसका कहने का मतलब है कि इसमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाता है और सबको बराबर मौका मिलता है। आगे लिखा गया समावेशी शिक्षा का उद्देश्य समाज में समानता, सहयोग और समझ की भावना को बढ़ाना है। इसका लक्ष्य ही होता है, समावेशी का लक्ष्य होता है
कि समाज में इक्वालिटी, कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग बढ़े। इसके माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी सामान्य बच्चों के साथ सीखते हैं और समाज में बेहतर ढंग से समायोजित हो पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं, वो भी नॉर्मल बच्चों के साथ बैठ कर के सीखते हैं और समाज में एडजस्ट करना सीखते हैं। तो इस प्रकार समावेशी शिक्षा एक समान और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसी तरह इंक्लूसिव एजुकेशन एक इक्वल और फेयर सोसाइटी बनाने में मदद करती है। ऐसा समाज जहां सभी को बराबर सम्मान मिले और समान अवसर मिले। तो समावेश शिक्षा क्या करती है कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हम बात करेंगे ऑटिज्म की। ऑटिज्म के लक्षण क्या है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो इसमें आपको लिखना है, ऑटिज्म एक विकासात्मक विकार है जिसमें बच्चे के सामाजिक व्यवहार, संचार और भाषा विकास में कठिनाइयाँ होती है। इसका कहने का मतलब है कि ऑटिज्म एक ऐसी समस्या है जिसमें बच्चों को लोगों से मिलना जुलना, बात करना और भाषा सीखने में दिक्कत होती है। आगे लिखा गया, ऐसे बच्चे दूसरे से कम बातचीत करते हैं, आंखों में संपर्क कम बनाते हैं और अपनी ही दुनिया में रहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि ऑटिज्म वाले बच्चे क्या करते हैं, अक्सर कम बात करते हैं, आंखों में देखकर बात वो नहीं करेंगे, आंख मिलाकर के बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अपने ही काम में हमेशा मगन रहते हैं। वे बार बार एक ही प्रकार के व्यवहार करते हैं और नए बदलावों को आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। इसका कहने का मतलब है कि ये बच्चे क्या करते हैं कि ये बच्चे एक ही काम को बार बार दोहराते हैं और बदलाव करना पसंद नहीं करते हैं। आगे लिखा गया, यह समस्या जन्म से ही होती है और बच्चे के विकास को प्रभावित भी करती है। इसका कहने का मतलब है कि ये जो समस्या है, ये समस्या जन्म से ही बच्चा में होता है और बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पर असर डालती है। बच्चा में कोई भी विकास नहीं दिखाई देता है, बल्कि उनके विकास को प्रभावित कर देती है। आगे लिखा गया, समय पर पहचान और विशेष शिक्षा के माध्यम से ऐसे बच्चों की सहायता की जा सकती है। इसका कहने का मतलब है कि अगर समय पर पहचान हो जाए कि बच्चा के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो सही ट्रेनिंग या फिर शिक्षा मिले अगर बच्चा को, तो बच्चों की मदद की जा सकती है। सही शिक्षा और ट्रेनिंग के माध्यम से बच्चों को ठीक किया जा सकता है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है, मानसिक मंदता क्या है। अब आपको इसके बारे में जानना है। तो मानसिक मंदता एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता सामान्य से कम होती है और वह दैनिक जीवन के कार्य को करने में कठिनाइयाँ अनुभव करता है। इसका कहने का मतलब है कि मानसिक मंदता में व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता सामान्य से कम होती है, इसीलिए उसे डेली के काम करने में दिक्कत होती है। आगे लिखा गया है, ऐसे बच्चों की सीखने की गति धीमी होती है और उन्हें नई चीज को समझने में अधिक समय लगता है। इनका कहने का मतलब है कि इन बच्चों की लर्निंग स्पीड जो होती है बहुत ही धीमी होती है और वे नई चीज़ें धीरे धीरे सीखते हैं। बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे स्लो टाइप के होते हैं, एकदम धीरे धीरे सीखते हैं, इनको समझ में भी बहुत देर से आता है। आगे लिखा गया है, इसके कारण वे पढ़ाई और सामाजिक जीवन में पीछे रह जाते हैं। तो इस वजह से ये बच्चे पढ़ाई और समाज में दूसरे से पीछे रह जाते हैं। तो इस स्थिति में विशेष शिक्षा, प्रशिक्षण और परिवार का सहयोग अत्यंत आवश्यक होता है। इसका कहने का मतलब है कि ऐसे बच्चों को स्पेशल एजुकेशन, ट्रेनिंग और फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत होती है ताकि बच्चा अपनी क्षमताओं का विकास कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। यानी इसका लक्ष्य ये होता है कि बच्चा अपनी एबिलिटी को बढ़ाए और खुद पर निर्भर बन सके। तो आई होप कि आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल दिया गया है, परामर्श की आवश्यकता और उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, यानी एक्सप्लेन द नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंसलिंग। तो इसके बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे दिया गया है, तो देख लेते हैं एक बार क्या दिया गया है। तो परामर्श की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि आज के समय में व्यक्ति की कई प्रकार की समस्या जैसे तनाव, चिंता,
भ्रम और निर्णय लेने की कठिनाइयों का सामना करता है। इसका कहने का मतलब है कि आजकल लोगों को कई तरीके की समस्याएं होती है, जैसे कि लोग क्या करते हैं, में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं या फिर कंफ्यूजन में होते हैं। तो इसीलिए उनको क्या होता है कि काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, यानी सलाह की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मान लीजिए कि अभी आपको अगर सलाह का ज़रूरत पड़ता है, तो क्यों पड़ता है? क्योंकि आपको उस चीज़ में दिक्कत आ रहा होगा, इसीलिए तो आपको सलाह का ज़रूरत पड़ता होगा, परामर्श का ज़रूरत पड़ता होगा। तो परामर्श का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को अपनी समस्याओं को समझने, उनका समाधान खोजने और आत्मनिर्भर बनने में सहायता करना है। तो काउंसलिंग का मेन गोल ही होता है। तो काउंसलिंग का क्या होता है कि काउंसलिंग का मेन उद्देश्य होता है कि व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम को समझे, उसका सॉल्यूशन ढूंढे और खुद पर निर्भर बने, दूसरों पे डिपेंड न रहे। आगे लिखा गया है, इसके माध्यम से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह मानसिक रूप से मजबूत बनता है। इसका कहने का मतलब है कि काउंसलिंग के माध्यम से व्यक्ति क्या होता है कि व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और व्यक्ति मेंटली स्ट्रांग भी बनता है। आगे लिखा गया, परामर्श व्यक्ति को सही निर्णय लेने और जीवन में सफल होने में सहायता करता है। इसका कहने का मतलब है कि काउंसलिंग व्यक्ति को सही डिसीजन लेने और लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करता है। तो इस प्रकार यह व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसका कहने का मतलब है कि इसीलिए काउंसलिंग व्यक्ति के पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेशल एजुकेशन। विशेष शिक्षा का महत्व समझाइए। तो विशेष शिक्षा का मतलब हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, खुद से ही रीड कर लेना है, आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षक की भूमिका विकासात्मक विकार वाले बच्चों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर फॉर चिल्ड्रन विथ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। इसमें आपको आंसर लिखना है, विकासात्मक विकार वाले बच्चों के लिए शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसका कहने का मतलब है कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसको हिंदी में कहा जाता है विकासात्मक विकार, विकासात्मक विकार वाले बच्चों के लिए टीचर का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आगे लिखा गया, शिक्षक को चाहिए कि वह ऐसे बच्चों की विशेष आवश्यकताओं को समझे और उनके अनुसार शिक्षण विधियां का उपयोग करे। इसका कहने का मतलब है कि टीचर को बच्चों की स्पेशल नीड समझनी चाहिए और उसे उसी हिसाब से पढ़ाना चाहिए। शिक्षक को धैर्य, सहानुभूति, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि टीचर को पेशेंस, एम्पैथी और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। वह बच्चों को प्रोत्साहित करे, उनकी छोटी छोटी सफलताओं की सराहना करे और उन्हें आत्मविश्वास प्रदान करे। इसका कहने का मतलब है कि टीचर को बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए और उनकी छोटी छोटी जो अचीवमेंट है, छोटी छोटी जो वो सफलता प्राप्त करते हैं, उसकी तारीफ करनी चाहिए। इसके अलावा शिक्षक को अभिभावकों और विशेषज्ञों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए ताकि बच्चे का समग्र विकास हो सके। इसका कहने का मतलब है कि टीचर को पेरेंट्स और एक्सपर्ट के साथ मिलकर के काम करना चाहिए। इस प्रकार शिक्षक ऐसे बच्चों के जीवन में एक मार्गदर्शन और सहायक की भूमिका निभाता है। तो इस तरह टीचर इन बच्चों के जीवन में गाइड और हेल्पर बनता है। टीचर के सपोर्ट से बच्चा धीरे धीरे कॉन्फिडेंट और कैपेबल बनता है। तो स्टूडेंट लाइफ में टीचर का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, बिना टीचर के कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आज के इस क्लास में जितना भी क्वेश्चन था, 2-3 टॉपिक से करवाना था, वो पूरा हम करवा चुके हैं। बच गया आपका 2 टॉपिक और, जो कि आपका मेजर पेपर 8 में दिया गया है और माइनर पेपर 5 में। वो दोनों टॉपिक पार्ट 3 में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो क्लास यहीं पे अभी एंड नहीं होता है, तो अभी आपको वीडियो को कट करके नहीं जाना है। कुछ सवाल हमारे तरफ से आपके लिए है जो कि आपको कमेंट में बताना है। तो सबसे पहला सवाल मेरी तरफ से आपके लिए है, अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपको पता ही होना चाहिए। तो हमको देखना है कि आप सब कितना ध्यान से
पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल है आपके लिए, कमेंट में बताना है कि ADHD को हिंदी में क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। और काउंसलिंग का मतलब हिंदी में क्या होता है, काउंसलिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आज का इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना है ताकि हम आपकी हेल्प अच्छे तरीके से कर पाए। तो चलिए क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में पार्ट 3 में। अगला सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी बच गया है वो जल्दी से हम कंप्लीट करवा देंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है क्लास को अंत तक देखने के लिए।